केमिस्ट्री वाले सर और वाइटर इंस्टीट्यूट आपके लिए टर्म 1 का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है ना, उसका वर्ड टू वर्ड सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिए भाई, इस सिलेबस 2021-22 का पेपर नजदीक है। बच्चों की डिमांड थी कि सर इसको रिलीज कर दीजिए, तो मैंने कहा जी ठीक है। सैंपल पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। सॉलिड सॉल्यूशन पी ब्लॉक हेलो एल्केन हेलो एरीन्स अल्कोहल फिनोल ईथर बायोमोलिक्यूल, ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और इसके लिए टोटल हमें पी ब्लॉक के 10 नंबर मिलेंगे, हेलो एल्केन हेलोरीन अल्कोहल फिनोल ईथर के 15 नंबर मिलेंगे। ये दोनों के दोनों फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं जो बायोमोलिक्यूल है और यहाँ से जो ऑर्गेनिक है, इसको पार्ट मानकर इसको भी 15 नंबर, टोटल 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मोलिकुलर, आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक एटसेट्रा, अमोर्फस, क्रिस्टलाइन, इनका एलिमेंट्री आइडिया हमें देना है। यूनिट सेल इन 2D एंड 3D, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, जो फॉर्मूला आता है आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये रहेगा। पैकिंग रहेगी, पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, वॉइड्स का जिक्र रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट डिफेक्ट्स, ये सब रहेगा। तो सॉल्यूशन का भी यही आपके पास सिलेबस है। पहले हम सैंपल पेपर का डिस्कशन साथ साथ में करते हैं, और इस पूरे का हमारे पास एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हुए अप्रोक्सीमेट 4 आवर्स का एक वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो, हमारे केमिस्ट्री वाले सर पे पड़ा हुआ है। एल्कोहल फॉर ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन्स, क्लियर, डीएनए आरएनए, तो अगर आप बायो में पढ़ते हैं तो आपके लिए यूजफुल है। कुल मिलाकर 35 मार्क्स मिलने वाले, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे के आसपास है। और 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है, 20 अटेम्प्ट करने, 24 क्वेश्चन फिर 20 अटेम्प्ट करने, 6 क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने, कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। पहले में 5 छोड़ने, अगले वाले में 4 छोड़ने, अगले वाले में 1 छोड़ना है, ठीक है जी। और इक्वल मार्क्स सबके मिलने वाले, तो कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन से 35 आएंगे, तो आप यूं 35 डिवाइडेड बाय 45 करके देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो धड़ल्ले से आप सारे अटेम्प्ट करके आ जाए, ठीक है। तो दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, सेक्शन ए के अंदर पीछे मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट का है। पी ब्लॉक का पहला क्वेश्चन आ रहा है। पी ब्लॉक से हमें टोटल नंबर मिलने वाले हैं 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही क्या है। उसने कहा जी एमपीओ फॉस्फोरस इज लेस, भाई फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो नहीं सकता। देन नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल ही ब्लंडर है, गलत बात है। नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव वाइल P4 इज इनर्ट, और हमसे पूछा ट्रू है उसने। हाईली रिएक्टिव, आपके अराउंड 78% नाइट्रोजन है। सोचिए, रिएक्टिव है नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड होकर लोन पे रिपल्शन हो रहा है, जबरदस्त वाला। तो आप भूल जाइए कि गलती से भी कुछ ऐसा होने वाला है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कैटिनेशन की हाई टेंडेंसी होगी, तो पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एनएन बॉन्ड वीक, इसका वजह है जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कैटिनेशन नहीं हो पा रहा, उसकी जो मेन वजह है वो आपके पास यही है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में लोन पे रिपल्शन है, वो उसको स्टेबलाइज होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वीकर बॉन्ड है, हाँ जी है। अदर स्टेटमेंट्स एज इनकरेक्ट एज फोस्फोरस इज हायर एमपी ड्यू टू बिगर साइज देन नाइट्रोजन, हायर मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी जो सीबीएसई ने रिलीज की है ना, उसी के सॉल्यूशन है। नाइट्रोजन इनर्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल 968 किलोजूल पर मोल एनर्जी है, एंड हैज अ लोअर कोवलेंस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो कैटिनेशन की बात तो आप भूल जाएं, और वो भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिपल्शन होने की वजह से।
लोन पेयर में खतरनाक वाले रिपल्शन है ना। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट? फॉलोइंग इज अ नॉन स्टोक्योमेट्रिक। फ्रेंकल की बात करें, शॉटकी की बात करें, या आप जब सॉलिड चैप्टर में जाएंगे ना, तो सॉलिड का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी, सॉलिड का ये पहला क्वेश्चन है, फ्रेंकल, शॉटकी, मेटल डेफिशिएंसी और इंटरस्टिशियल। देखिए, जो आपके पास मेटल का डेफिशिएंसी है, मेटल का डेफिशिएंसी है, अब देखो स्टोक्योमेट्री में इसमें फॉर्मूला नहीं बदलता, नॉन स्टोक्योमेट्री जिसके अंदर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिसाइड्स। इन फ्रेंकल डिफेक्ट द स्मॉलर आयन occupy the interstitial site and Schottky defect equal number of cation anion are missing। तो इन दोनों में तो आप भूल ही जाए, ये तो आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, फॉर्मूला इसमें नहीं बदलता है। तो एक तो रहा मेटल डेफिशिएंसी, बाकी देखें ना, जब हम इंटरस्टिशियल की बात कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल की बात कर रहे हैं, वहां बाहर से कोई फॉरेन सबस्टेंस एंटर करेगा और ये नॉन आयोनिक का कैरेक्टरिस्टिक है, तो फॉर्मूला तो वहां भी बदलने की कोई चांस नहीं आते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एन एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई interstitial sites, so in these three defects the ratio positive negative ions of a solid is not disturbed in these three। तो ये डिफेक्ट्स पे था। सिलेबस में अगर हम बात करें तो सॉलिड के सिलेबस में साफ साफ लिखा था कि हम डिफेक्ट्स के बारे में जरूर बात करेंगे, ये पॉइंट डिफेक्ट्स है। तो इस पर जो सैंपल पेपर है उस पर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आ गया। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल component in the solution is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to x। जितना भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सबस्टेंस बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो हमें एक ही बात समझा रहे हैं, राउल्ट्स हेनरी में सोल्युबिलिटी समझाई गई है, डोल्टन्स में सम ऑफ पार्शियल प्रेशर समझाया गया है। और अगर मैं गैल्सेक की बात करूं तो ये हमारा 11th में था, 12वीं में इसका जिक्र तक भी नहीं है। तो मजबूरी में साइंटिस्ट के नाम तो इनको लिखने थे, तो इन्होंने साइंटिस्ट के नाम एग्जैक्टली यहां लिखे हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉलिड चैप्टर से आ गया है, ये फिर डिफेक्ट से आ रहा है। पिंक कलर LiCl के अंदर क्यों आया? तो उसकी वजह जहां तक मुझे दिखती है वो है मेटल का एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर? और पीछे देखिए क्वेश्चन आपने देखा था, इसका आंसर था मेटल डेफिशिएंसी, और यहां आकर आ गया मेटल का एक्सेस। होता पता क्या है, जब LiCl को लिथियम की वेपर्स के साथ में हीट करोगे तो लिथियम इसमें से क्लोरीन को उड़ा लेगा, यानी क्लोराइड उड़ जाएगा। तो क्लोराइड के उड़ने से जो एनायन है उसकी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब एनायन की डेफिशिएंसी होगी तो बाय डिफॉल्ट कैटायन का एक्सेस हो जाएगा। तो एनायन की डेफिशिएंसी को ऑक्यूपाई करवाने के लिए यहां हम इलेक्ट्रॉन, जिसको एफ सेंटर बोलते हैं, और एनसीईआरटी में लाइनें साफ साफ लिखी हुई हैं, एफ सेंटर। ओके, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर इसका आंसर है। ये सॉलिड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी, विच ऑफ फॉलोइंग। चलो जी, अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोएल्केन हेलोएरीन का पहला क्वेश्चन है ये, हेलो एल्केन हेलोएरीन्स का। वो कह रहा है जी हाईएस्ट एमपी जिसका भी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मोर सिमेट्रिकल होएगा, उसका जो अरेंजमेंट है सॉलिड स्टेट के अंदर, एमपी अगर देखना हो तो अरेंजमेंट बेस्ट होनी चाहिए। विच ऑफ फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट एमपी? 1,2 ऑर्थो हो गया, 1,3 मेटा हो गया, 1,4 पैरा हो गया, जिससे इसकी बेस्ट पैकिंग हो जाएगी। बेस्ट पैकिंग होने की वजह से 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन पैरा आइसोमर सिमेट्रिकल हो जाएगा और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हेलोएल्केन का ये पहला क्वेश्चन हमने देखा। Which one of the following reaction is not explained by the open chain structure of glucose? लो जी, बायो मोलिक्यूल्स के अंदर पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। उसने कहा which of the following reaction is not explained by the open chain structure of the glucose?
तो कहीं ना कहीं एक जो अल्फा बीटा फॉर्म्स बनती हैं, कहीं ना कहीं जो अल्फा बीटा फॉर्म्स बनती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, वो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, वो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट माइन्यूट अमाउंट में कर रहा है। अब देखिए पेंटासीटेट, इसी पेपर में पेंटासीटेट का भी क्वेश्चन है जो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। 2,4 डीएनपी के साथ में, जो कि आपको ब्रेडीज रीजन पता है, ओपन का एग्जांपल है, सीएचओ पार्ट रिएक्ट करेगा। सिल्वर मिरर भी ओपन का, जो सीएचओ पार्ट रिएक्ट करेगा। अल्फा बीटा रिंग है, तो ये रिंग के फेवर में है, तो ओपन के फेवर में नहीं है। ये बायोमोलिक्यूल का हमारे पास एक क्वेश्चन आया। विलियमसन ये अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन भी मान सकते हैं आप, ईथर बनाने को लेकर। अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं और आरएक्स का क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हैं, हेलोल्केन्स का। ठीक है जी। वो चाहता है कि डाइमिथाइल ईथर बनाना है। विलियमसन इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर। आप जानते हैं डाइमिथाइल ईथर ये बनाना है आपने। इज एन SN1 एलिमिनेशन साफ है कि अगर मैं RX काइल हैलाइड का RONA से रिएक्शन करवाता हूं तो ROR बनता है, ROR बनता है। तो एडिशन तो भूल ही जाइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो दोनों स्मॉल एल्काइल पार्ट है, दोनों के दोनों स्मॉल एल्काइल पार्ट है। और जब दोनों के दोनों स्मॉल एल्काइल पार्ट होंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं SN2 की तरफ ही जाएगा, SN1 वो हो नहीं सकता। ठीक है जी। तो SN2 एल्कोक्साइड आयन रिएक्ट विद प्राइमरी एल्काइल हाइड इन अ सिंगल स्टेप टू फॉर्म द ईथर। ओके चले। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग। ये क्लोरीन वाटर है, तो होगा पता है क्या, इनकी रिएक्शन हो जाएगी जिसको आप डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हो। तो Cl के साथ एक तो HCl बन जाएगा, एक HOCl बन जाएगा। और HOCl इटसेल्फ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमारे पास ग्रुप नंबर 17 का पी ब्लॉक का दूसरा क्वेश्चन हुआ। अ मिक्सचर ऑफ HOCl HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करके HCl HOCl बन गया। HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ सनलाइट। अ मिक्सचर ऑफ HOCl HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। HOCl एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ब्लंडर है। HCl के साथ HOCl भी बन रहा है। A mixture of HCl and ClO3 is produced, ये भी ब्लंडर है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन इसमें -1 +1 होकर हमें क्लोरीन का पानी से रिएक्शन दिखता है। और एनसीईआरटी में लाइनें वर्ड टू वर्ड लिखी हुई हैं। ये पी ब्लॉक का दूसरा क्वेश्चन था। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यू समझ के चलें कि ये एल्कोहल है एक, इसका डिहाइड्रेशन करवाना है आपने और इथेन बनानी है। इथेन जो बनी तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से बनी। तो इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल होता है कि प्रोटॉन का अटैक हुआ, क्लियर। वैसे तो रूल है कि एक इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा डेफिशिएंट की तरफ चलता है, इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा डेफिशिएंट की तरफ चलता है। तो ये जैसे ही इस पर ऑक्सोनियम बनाएगा वहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और उसके बाद इथाइल कार्ब कैटायन बनेगा। और जो इथाइल कार्ब कैटायन बनेगा, ठीक है जी, ये कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन इथाइल कार्बोकटायन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल पूछा ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। और ये अल्कोहल फिनोल ईथर का हमारे पास अगर पीछे से अराइलेट का मान लें आप विलियमसन, तो ये अल्कोहल का पहला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन। तो इनिशिएशन कैसी हुआ जी, सीधी सीधी बात है, प्रोटोनेशन होकर आपके सामने ही प्रोटोनेशन हो रहा है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हुआ है लेकिन अगले स्टेप में हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन अगले स्टेप में हुआ है। अगर सेकंड लिख दें यहां पर इनिशिएशन की जगह पे तो कार्बोकटायन आंसर दे देना। एलिमिनेशन ऑफ वाटर उससे अगले वाले में हुआ है। और एस्टर का फॉर्मेशन तो कभी भी इसमें हो ही नहीं रहा। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल फिक्स बन गया है। चलिए, अमोर्फस सॉलिड्स आर, तो ये सॉलिड चैप्टर का हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया है। अमोर्फस आपको पता है, जो अमोर्फस है वो आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक। अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। तो अगर मैं आपको सिलेबस दिखा दूं,
जो 10 क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हीं के अंदर घुस के अगर मैं सिलेबस देख लूं तो जैसे कि सॉलिड में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, 2 क्वेश्चन तो उसने इसी से डाल दिए पॉइंट डिफेक्ट से। और कहीं ना कहीं अमोर्फस क्रिस्टलाइन का एक क्वेश्चन हमारे सामने आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन हमें दिख गया। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। और अगर मुझे आप सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो मुझसे पूछा गया राउल्ट्स लॉ के बारे में, रिलेटिव लोमरिगो वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़े। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 15 के बारे में जो क्वेश्चन पूछा ना उसने, वो नाइट्रोजन का फोस्फोरस से कंपेयर करवाया, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 17 में जाकर क्लोरीन वाटर के बारे में रिएक्शन पूछा। उसने कहा भी है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के बारे में क्वेश्चन पूछा। HCl देखते हैं आगे पूछ लेगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन स्ट्रक्चर्स ओनली, जो HClO, HClO2, HClO3, HClO4 इनके स्ट्रक्चर ओनली की बात की इन्होंने। इससे आगे कोई बात आपसे नहीं करना चाहता है वो। हेलोल्केन, हेलोएरीन्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो एक ऑर्थोमेटा पैरा, उन्होंने कहा ना नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। लेकिन ऑर्थोमेटा पैरा का क्वेश्चन फिर भी उन्होंने MPBP का पूछ ही लिया है। और एल्कोहल फिनोल में ईथर पे चलूं तो प्रिपरेशन मेथड का एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया, जो उसने SN2 कह के हमसे क्वेश्चन पूछा। और आगे अगर मैं बायोमोलिक्यूल में चलूं तो बायोमोलिक्यूल में उसने ओपन स्ट्रक्चर का एविडेंस पूछ लिया, तो एक बार जल्दी से नजर मार ले। इसने पूछा जी ट्रू क्या है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड वीकर है, ये बात कहीं ना कहीं हमें यहां ट्रू में जम रही है, रिपल्शन है ना। नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, तो जहां भी मेटल का डिफिशियंसी हो गया है वो नॉन स्टोक, भाई फ्रैंकल और शॉर्टकी में तो फॉर्मूला कभी बदलता नहीं ना। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, जहां प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली है, तो ये राउल्ट्स लॉ है। LiCl का पिंक कलर क्यों आया भाई, क्योंकि क्लोराइड निकल गया, एनाइन की डेफिशिएंसी हो गई, वहां इलेक्ट्रॉन आ गया, F सेंटर आ गया, तो मेटल का एक्सेस हो गया। हाईएस्ट MP ऑर्थोमेटा पैरा में से पैरा का है। ओपन चेन स्ट्रक्चर को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्लियर, अल्फा बीटा फॉर्म। उसके अलावा विलियमसन में डाइमिथाइल ईथर बनाना SN1 या SN2। क्लोरीन वाटर से जो उसका कलर है वो डिसअपियर क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट बन रहा है HOCl। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हुए जो इनिशिएशन स्टेप है वो क्या है, तो अटैक होना किसका, प्रोटॉन का। अमोर्फस सॉलिड्स नेचर वाइज कैसे हैं, तो इसका आंसर है आइसोट्रोपिक, क्योंकि एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन का नेचर है। ये आपको यहां समझना है स्टार्ट के 10 क्वेश्चन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिल एल्डिहाइड, तो कहीं ना कहीं आप फिनोल चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। और सैलिसिल एल्डिहाइड अगर आपको फिनोल से बनाना है तो रिमटिमान रिएक्शन इज द बेस्ट। रिमटिमान रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन तो सैलिसिलिक एसिड बनवा देगी। इटार्ड रिएक्शन ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, जो भी सिलेबस का पार्ट है नहीं, वो आपको बेंजल्डिहाइड बनवा देगी। स्टीफन रिएक्शन अगेन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, क्लियर है। तो सीधी सी बात है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है और ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हुई, साथ में आपने 3 KOH ले रखे, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आप फिनोल चैप्टर पे थोड़ा सा सिलेबस में पीछे चले, आप सिर्फ एविडेंस के लिए भी जाना चाहता हूं कि इन्होंने जो पेपर रिलीज किया वो इनकी बातों से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये फिनोल है जी, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वहां उसका जिक्र है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर कि सैलिसिल एल्डिहाइड फिनोल से कैसे बन सकता है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोलिड सोल्यूशन, चौथा क्वेश्चन सॉलिड का आ गया। पानी तो पानी है ना, सॉलिड सॉल्यूशन तो सॉलिड ही होगा ना। शुगर सॉल्यूशन, स्मोक तो गैस ही हो गया। तो 22 कैरेट गोल्ड इसका एग्जांपल आ रहा है। 22 कैरेट गोल्ड इट इज एन एलॉय, सो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का ये एग्जांपल हो गया है। ठीक है जी, चलो सॉलिड का 4 क्वेश्चन पूछ लिए। ये एल्कोहल का क्वेश्चन पूछ रहा है, बीपी ऑफ एल्कोहल हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, तो साफ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
तो यही आंसर मिलेगा आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पास हुए अल्कोहल, अल्कोहल का बीपी बड़ा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बीपी? तो मैं पानी H2S, ये पी ब्लॉक का आ गया ग्रुप नंबर 16 का, पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 16 का। तो जिसका लोएस्ट बीपी मांग रहा है, इसका मैंने कोड बना रखा है बच्चों से हाइड्राइड का H2S H2S H2SE H2TE। तो बस इसको उठाकर सबसे टॉप पे रखना है, सीधे सीधे आपका आंसर बन जाएगा। तो ये पीछे पीछे रह गए भाई साहब। वो एक मूवी देखी थी ना आपने कि आप लोग जो भी इसके अंदर फॉल्टी है वो 2 कदम आगे आ जाए, तो जो 4 लोग खड़े रहते 2 कदम पीछे जाते उसमें 3 लोग, तो बेचारा जो एक बिल्कुल बुद्धू सा आदमी था वो अपने आप ही 2 कदम आगे शो होता था ना। तो पानी को उठाकर सबसे आगे रख दो, तो H2S सबसे 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 पीछे पीछे नजर आएगा, तो इसका मिनिमम, और वैसे भी H2S गैस ही है बच्चे, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 16 का क्वेश्चन है। लो जी, तो 14th के बाद 15वें क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली सोल्यूबल इन द वाटर। इसने का करेक्ट क्या है? फाइब्रस प्रोटीन, इसका मतलब आप जब नहाएंगे तो आपके बाल रोज घुल जाया करेंगे और शाम को फिर पैदा हो जाया करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। एल्बुमिन इस अंडे में घुलता है जो व्हाइट ऑफ द एग है। एल्बुमिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई। अरे फाइब्रस प्रोटीन नेल्स हैं आपके भाई, पानी में थोड़ी घुल जाते हैं। नेक्स्ट उसने कहा जो आपके पास फाइब्रस प्रोटीन है, द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थोड़ा सा यहां पंगा लग रहा है मेरे, बाकी तो ठीक चल रहा है सब कुछ। पीएच डजंट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अरे भाई अगर प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होएगा बायोमोलिक्यूल, तो वहां प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डीनेचुरेशन में अफेक्ट नहीं होता। चाहे हीट दे दो, चाहे करंट दे दो, चाहे कोई भी एक्सटर्नल चेंज ला दो, कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है। ठीक है जी, तो ये 15वां क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का आपके सामने हुआ। ठीक है, देखो भी इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, वो कह रहा है करेक्ट क्या है। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन तो मैंने बताया था, आपके बाल आपके नेल्स कभी पानी में घुल नहीं सकते, तो वो कह रहा है सोल्यूबल, तो ये गलत हो गया, साफ साफ है गलत हो गया। ठीक है, वो कह रहा है एल्बुमिन फाइब्रस है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन है, एग का जो व्हाइट है वो एग व्हाइट। फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड, ये ना 422 नंबर पेज से मैं उठाकर लाया हूं एनसीईआरटी से। वो आपसे कह रहा है व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल and are held together by hydrogen and disulfide bond, then fiber like structure is formed. इसने कहा है फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड। हो सकता है इस लाइन में प्रॉब्लम हो क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है। बाय हाइड्रोजन बॉन्ड डन हो गया, एंड डाइसल्फाइड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको स्टेबलाइज कर सकती है, बट डाइसल्फाइड बॉन्ड उसको स्टेबलाइज नहीं करता, हमने आपसे पहले भी बोला था। पीएच, तो ये डीनेचुरेशन की बात कर रहा है। जब भी हाई टेम्परेचर की बात हो, प्रेशर की बात हो, तो वहां पीएच डजंट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पीएच डजंट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो वैसे भी हिल नहीं रहा। ये 425 नंबर पेज पर जाके देखना है एनसीईआरटी के अंदर। ड्यूरिंग डिनेचुरेशन सेकेंडरी टर्शरी बिगड़ते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट है। ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ 3 फिनाइल प्रोपीन, तो पहले तो हम प्रोपीन बना लें। लो जी, 3 फिनाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको भी पता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको भी पता है कि हमें नंबर क्या देना है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन और रिएक्शन ऑफ 3 फिनाइल प्रोपीन विद HBr, ये लो जी HBr। और HBr का अटैक जब भी होएगा, ये हेलोएल्केन हेलोरीन का क्वेश्चन है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। मैंने 11th क्लास का भी वो टॉपिक उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है, एंटी मार्कोवनिकोव। तो वैसे ये 2021 नीट के पेपर में भी आया था। तो जब आप ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेके बैठ गए हो, तो टेंशन लिए बगैर जहां H जाना है वहां Br का अटैक करवा दे, और जहां Br जाना है वहां H का अटैक करवा दे, तो वो टारगेट डबल बॉन्ड ही हो सकता है। तो अब
ब्रोमो और फिनाइल दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 1 2 3। 1 पर आप ब्रोमो बी और ये फिनाइल है, तो 1 फिनाइल 3 ब्रोमो या 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, लेकिन नाम लिखने के तरीके में 1 ब्रोमो 3 फिनाइल। अब ये बोर्ड वालों ने इसका आंसर दिया 1 फिनाइल 3 ब्रोमो। अब यही जाने कि इसको 1 ब्रोमो बोलना चाहिए, इसको 1 फिनाइल 3 ब्रोमो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पी सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन, तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली ये बी आर है, यहाँ फिनाइल है, नोमेनक्लेचर में इसको 1 नंबर आना चाहिए, तो ये 1 ब्रोमो हो गया, ये 3 फिनाइल हो गया। और एंटी मार्कोवनिकोव तो मैं आपसे बार बार बोली, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर नोमेनक्लेचर में भी चलते हैं, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, तो ये ए आंसर बनना चाहिए। बोर्ड वालों का ब्लंडर है, मेरे को तो कई बार समझ ही नहीं आता कैसे लोग बैठते हैं वहां और ऐसी घटिया घटिया हरकतें भी कर लेते हैं लोग कि 1 फिनाइल 3 ब्रोमो। एक तो नोमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंगली ब्रोमो पहले लिखना बनता है, चलो तो है भी, मान लो ना, मान लो कि ब्रोमो को आप थर्ड दे भी रहे हो, नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको कहाँ लिख रहे हो, बाद में लिख रहे हो, नोमेनक्लेचर का ही आपने वार्ड लगा डाली यहाँ पे। तो चेक कर लेना एक बार, सुपर पुअर हालत है। अगर मैं 37 नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगा, सरफेस केमिस्ट्री से डाला हुआ है, सिलेबस में ही नहीं है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इथाइल ब्रोमाइड, ये हेलोएल्केन हेलोएरिन का क्वेश्चन हुआ। इट रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम टू गिव इथेन, इट रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम टू गिव इथेन, वर्ड्स रिएक्शन हो गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2, AgONO आपको पता ही है, कोवलेंट करेक्टर है, नाइट्रोजन अटैक करता है, तो नाइट्रो इथेन मिल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। ये रिएक्ट कर रहा है मेटालिक सोडियम से, इथेन दे रहा है, ब्यूटेन देगा ये, यहां नाइट्रो इथेन मिल रहा है, ओके। इट गिव्स इथेनॉल ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक पोटाश, भाई एल्कीन देगा, एलिमिनेशन। इट फॉर्म्स डाई इथाइल थायोईथर विद KSH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी तो वहां SH आ जाएगा, तो ईथर बनने के चांस नहीं है, थायो ईथर बनने के चांस है, थायो एल्कोहल बनने के चांस है, ठीक है जी। तो इट गिव्स नाइट्रो, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रखा है। चलिए, कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन देखिए, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसका आपके पास चौथा पांचवा क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैक्सिमम इसकी 4 वैलेंसी हो सकती है, 3 कोवलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना लेगा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, चलो जी हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन चैप्टर का। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज n, डिसोल्यूशन इज n। तो डिसोल्यूशन लिक्विड के अंदर गैस का डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 99.99% तक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन, जब भी आप किसी भी गैस को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हो, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट रहा है, तो एक्सो ही हुआ ना बाय डिफॉल्ट, तो एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। और इसमें आप ये दो तो भूल ही जाए, यहां गैस लिखा, लिक्विड लिखा, ठीक है जी, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, तो ये एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम प्रोसेस वाली यहां बात है। चाहे तो आप 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर को भी उठा के देखेंगे, सेम बात निकल कर आएगी। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 नाउ शो द एलोट्रोपी, ऑल एक्सेप्ट किसके अलावा, तो भाई नाइट्रोजन जो है ना, ये इस फॉर्म में मिलता है, तो नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक दूसरा रीजन एन लोन पेयर रिपल्शन से ये बॉन्ड वीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसके अंदर एलोट्रोपी शो करने की कोई आदत नहीं है, चाहे तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट के एनसीईआरटी से इन बातों को उठाकर लिख सकते हैं। ये देखो, एक पेज नंबर 172 है एनसीईआरटी का, वहां साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, कि हमें नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सब जगहों पे एलोट्रोपी दिखती है। क्या लिखा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रोपी, 172 नंबर पेज। तो ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रोपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ये पेज नंबर 172 पे आपको
दिख जाएगा। ठीक है जी। अब पीछे जाकर आप देखें सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की कहानी, तो इसका भी एनसीईआरटी में आपको एविडेंस मिल जाएगा। देखो भी जो पेज नंबर 40 नंबर पेज पे 40 नंबर पेज पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, assume the system to be a state of dynamic equilibrium। और इक्विलिब्रियम तभी आता है जब प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल हो। और ऊपर उसने बोल ही दिया था कि प्रेशर बढ़ने से हमारे पास सोल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ने से। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो पक्का इतना तो एक्सोथर्मिक तो ही गया। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो हर बात एनसीईआरटी में लिखी है जहां से जवाब आ रहा है। एक दूसरे का ये गड़बड़ करते हैं, क्यों करते हैं यही जाने। तो बायोमोलिक्यूल के अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज है ना मोनो, माल्टोज डाइसैकेराइड, ग्लाइकोजन एंड लैक्टोज, लैक्टोज इज अगेन डाइसैकेराइड। तो एक ही भाई साहब बचते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है जी, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। सबस्टेंस हैविंग द लोएस्ट बीपी, सबस्टेंस हैविंग द लोएस्ट बीपी, H2 हुआ, छोटा सा है भाई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो हीलियम इज मोनोएटमिक, पी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन नोबेल गैसेस से हो गया। हीलियम इज मोनोएटमिक गैस एंड लो एटॉमिक मास। अब लो एटॉमिक मास की बात मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती है, एनसीईआरटी वाले हैं ये, सीबीएसई वाले हैं। इसका एटॉमिक मास 4 है, इसका एटॉमिक मास 2 है। लेकिन वो देखिए हाइड्रोजन का साइज कंपेरेटिवली बड़ा है, तो उसका बीपी बढ़ गया और हीलियम का बीपी घट गया, हीलियम का बीपी घट गया। तो कुछ भी लिख दो कुछ भी समझाने के लिए, बड़ी बकवास सी बात लगती है मुझे कई बार। चलो अब एज एविडेंस मैं आपको बता दूं, ये 209 नंबर पेज पे, 211 नंबर पेज पे लिखा मिलेगा, एक लाइन समरी के अंदर है ये, कि लिक्विड हीलियम का जो बीपी है 4.2 है। लेकिन इस ये जो 209 नंबर पेज पे है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ऑल द नोबेल गैसेस आर मोनोएटमिक, they are colorless, odorless, tasteless, they are sparingly soluble in water, they have very low MP and BP because the only type of interatomic interaction in these element is weak dispersion forces। हीलियम हैज अ लोएस्ट बीपी, लोएस्ट बीपी बोला ना, लोएस्ट, लो नहीं बोला, लोएस्ट बोला। और क्वेश्चन भी यही है, लोएस्ट बीपी किसका है। तो ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, सर्च मारना था और टिक मार के आपको आना था। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये बकवास एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मुझे इस पर चिढ़ है। तो मैंने वही आपको बता दिया, ऑफ एनी नॉन सबस्टेंस के बारे में बोला, एनी नॉन सबस्टेंसेस में लोएस्ट बीपी इसका है, किसका, हीलियम का। लोअर मोलिकुलर वेट एल्कोहल्स आर, पानी में आराम से घुलेंगे। मिसिबल इन लिमिटेड, ये गलत हो गया। मिसिबल इन द एक्सेस और मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, मिसिबल इन एक्सेस ऑफ वाटर, पानी ज्यादा लाओगे तब घुलेगा ना, ऐसा नहीं है। इन ऑल प्रोपोर्शन, ये आपको एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर ही कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये एल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन हुआ। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 7 चली जाती है, ClO4, Cl2O7। तो ज्यादा इसमें लड़ाई झगड़े की नीड नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट में ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक। ये आपको ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन चैप्टर में मिल जाएगा, सॉल्यूशन में। तो जो हमारी आरबीसी है ना, उसके साथ में 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl आइसोटोनिक है। और अगर ब्लड सेल को श्रिंक करवाना है तो इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनकी होनी चाहिए, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9। तो फिर हमारी जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएंगी जब उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाएगा जो कि NaCl का ग्रेटर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम होएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन के हुए, पहले सेक्शन के हुए। तो एक बार जल्दी से नजर मार ले कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास पी ब्लॉक का आया, वो जनरल प्रॉपर्टीज का आया। दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉलिड का, फिर सॉल्यूशन का, फिर सॉलिड का, फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन का, बायोमोलिक्यूल का, ईथर्स का, फिर पी ब्लॉक का,
फिर एल्कोहल के डिहाइड्रेशन तो एल्कोहल चैप्टर का, सॉलिड चैप्टर का, फिर एल्कोहल फिनोल ईथर के फिनोल का, फिर सॉल्यूशन का, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एल्कोहल का, बीपी पी ब्लॉक का, करेक्ट इनकरेक्ट तो बायोमोलिक्यूल का, मेजर प्रोडक्ट 3 इसका खुद ही ये बकवास आंसर दे रहे हैं। क्लियर, कहां से इन्होंने नोमेनक्लेचर सीखा है मुझे नहीं पता। तो ये 1 ब्रोमो 3 फिनाइल इज द परफेक्ट आंसर है, वो इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है, तो चलने दो। अब इसका इलाज क्या है, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल आंसर पहला आएगा, और वो भी 1 ब्रोमो पहले लिखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। C2H5 Br से रिलेटेड तो ये हेलो एरीन्स का हो गया, ये आपके पास पी ब्लॉक का हो गया, ये सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस तो मैंने एविडेंस दिया 40 नंबर पेज पे, ये इक्विलिब्रियम दिखा रखा है। एलोट्रोपी कहां नहीं मिलती है, तो ये 172 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, नाइट्रोजन में नहीं मिलती है। पॉलीसैकेराइड बाकी डाइडाइज चल रहे हैं और मोनो चल रहा है, ग्लाइकोजन आपका पॉलीसैकेराइड है। लोएस्ट ये लाइन लिखी हुई है 200 नंबर पेज पर एनसीईआरटी के अंदर। एल्कोहल अगर लो मोलिकुलर वेट के हैं तो हर एक प्रोपोर्शन में घुलेंगे पानी के अंदर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक, जहां इसको 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl के टच में लेकर आएंगे तो वो श्रिंक कर जाएगी। यहां से हमारा सेक्शन बी शुरू हो रहा है, तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इतने आप 25 क्वेश्चन जो हमने 36-37 मिनट में कर लिए, एक बार जरूर देखना उनको आप लोग ना, विद एविडेंस ऑफ एनसीईआरटी भी कि कहां कहां से उन्होंने लाइनें उठा रखी हैं।